गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर फर्स्ट एक वीडियो जो है चैप्टर फर्स्ट के ऊपर मैंने पहले पढ़ा दिया है और जो बाकी अभ्यास के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। तो इसमें सबसे पहले एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो एक विद्यालय है जिसके अंदर 30 टीचर्स हैं, जिसमें से 20 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है महिलाएं जो हैं जिनकी जनसंख्या कम है अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती है। पुरुष शिक्षकों को महिला शिक्षकों के विचारों और इच्छाओं का आदर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पुरुष 20 हैं, महिलाएं टीचर 10 हैं। तो पुरुष ज्यादा होने की वजह से वे उनके ऊपर जो है वर्चस्व बना सकते हैं, लेकिन जो है पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर चाहे महिला है पुरुष है सभी को जो है बराबर माना गया है। इसलिए उन शिक्षकों यानी पुरुष शिक्षकों के द्वारा महिला शिक्षकों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनके ऊपर वर्चस्व बनाया जाए। नेक्स्ट देखिए, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। कोई भी शहर है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले केवल 5% लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो गई है। सभी लोगों को बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के विचारों और धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो शहर के अंदर दूसरे धर्म के लोग रहते हैं उनको जो है बौद्ध धर्म के जो मान रहे हैं बौद्ध धर्म के उन धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का आदर करना चाहिए और बौद्ध धर्म का भी जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो है सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा पाठ कर सकता है और संविधान के अंदर यह भी कहा गया है कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा। इसलिए जो है बौद्ध धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आता आपका एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। शाकाहारी यानी वेजिटेरियन है। इसमें देखिए इस स्थिति में मांसाहारी श्रमिक अल्पसंख्यक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मांसाहारी श्रमिक है उनकी मतलब वे कम संख्या में है, तो वे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएंगे। शाकाहारी लोगों को चाहिए कि वे मांसाहारी लोगों को हीनता की दृष्टि से न देखें। जो शाकाहारी लोग हैं उनको चाहिए कि जो मांसाहारी लोग हैं जो अल्पसंख्यक है उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, उनके प्रति हीनता का भाव न रखें, क्योंकि भारतीय संविधान इस प्रकार के किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर शाकाहारी मांसाहारी इस प्रकार के भेदभाव को मतलब स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि सभी लोग जो है चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी है सभी के सभी बराबर है। नेक्स्ट देखिए, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो एक विद्यालय है उसके अंदर चाहे वो 10वीं क्लास लगा लो 8वीं लगा लो, मान लीजिए 50 बच्चे हैं और उनमें से 40 बच्चे जो हैं अमीर परिवारों से संबंधित हैं। तो इसमें देखिए गरीब परिवारों के बच्चे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो जो संपन्न परिवार है उनके तो बच्चे हो गए 40 और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी संख्या रह गई 10। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है गरीब परिवार के बच्चे अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएंगे। अमीर वर्ग के बच्चों को गरीब वर्ग के बच्चों की भावनाओं और उनके विचारों का आदर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अमीर है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको जो है अल्पसंख्यक यानी गरीब परिवार के बच्चों की भावनाओं का उनका जो है विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सभी लोगों को चाहे वो अमीर है गरीब है कैसा भी है सभी लोग जो उसके अंदर
समान है, उन सभी में समानता है। तो अमीर वर्ग के जो बच्चे हैं, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनका यह उत्तरदायित्व बनता है कि गरीब परिवार के बच्चों के विचारों का सम्मान करें। इसके बाद ये तो थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखिए। किन्हीं 5 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के अंदर हमारे को जो है मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और हमारे को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो उनमें से कुछ कर्तव्य मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे को जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं: संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हमारे संविधान का हमने पालन करना है। संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, जो संविधान की संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से संविधान का कार्यकलाप चलता है, और जो आदर्श दिए गए हैं संविधान के अंदर, उन सभी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ जैसे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, उन सभी का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है। सेकंड देखिए, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हमारे देश की जो प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता का मतलब होता है किसी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अखंडता, जिसके टुकड़े न किए जा सके, तो जो हमारा अखंड भारत है उसका सम्मान करना भी प्रत्येक जो है नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देना। यानी कि हमें जो अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अगर सरकार ये कहती है कि आज जो हमारा देश मुसीबत के अंदर है और देश के नागरिकों को जो है बलिदान की, जो है देश के नागरिकों को देश के लिए जो है बलिदान देने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हर नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि अगर बलिदान भी देना पड़े तो उसे भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी सामाजिक संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का महत्व, समानता और उसका संरक्षण करना। जो हमारी प्राचीन कल्चर है, भारतीय कल्चर, उसका जो हमने सम्मान करना है और उसको बचाए रखना है। तो यह भी जो है भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। हमारा जो पर्यावरण है, प्रकृति पर्यावरण है, उसकी जो है पेड़ पौधे हैं, उनकी हमें जो है रक्षा करनी है। प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, यानी जीव जंतु, जो जंगलों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके प्रति जो है हमें दया की भावना रखनी है तथा हिंसा का प्रयोग न करना और उनको जो है कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य थे जो हमारा दायित्व बनता है, जो कर्तव्य दिए गए हैं उन्हें हमें निभाना चाहिए। इसके बाद आपका भारत के संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारे संविधान की क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, भारतीय संविधान की जो है काफी विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। संघवाद। संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। संघवाद का मतलब यह है कि देश के अंदर जो है एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें पाई जाती हैं। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। तो हमारे देश के अंदर जो है केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं, राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। राष्ट्रीय स्तर के तो और राज्य स्तर के विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। तो हमारे देश के अंदर जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके बीच में जो पावर डिवाइड की गई है, जो सत्ता का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, वो जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से अलग अलग विभाजित किया गया है। इसके बाद दूसरा, लोकतांत्रिक। भारत लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। इसका प्रशासन देश के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चला जाता है। तो हमारे देश का जो प्रशासन है, हमारे देश के जो नागरिक 18 वर्ष के हो चुके हैं या उससे ऊपर हैं, वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वे प्रतिनिधि जो है शासन चलाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उसका चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। जो यानी कि हमारे देश के जो वयस्क हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है और जिनके वोट बन चुके हैं, वे जो है चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर वो सरकार का निर्माण करते हैं और प्रशासन चलाते हैं। संसदीय सरकार।
भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तो हमारे देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष नामात्र का होता है। तो इसके अंदर जो है, जो कार्यपालिका का हेड होता है वो केवल नामात्र का ही होता है और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। जो हमारा जो अध्यक्ष होता है उसकी सारी की सारी पावर जो है मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। भारत में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वे जो है राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है उसे वोट डालने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वो वोट डालने का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर साफ तौर पर कहा गया है, जिसकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, महिला है, पुरुष है, सभी को जो है मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो है राज्य के 3 अंग बताए गए हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो संसद है विधानपालिका, उसके अंदर हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जो है कानूनों को लागू करने वाले सदस्य आते हैं और इसके साथ साथ प्रशासन चलाने वाले कर्मचारी आते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो है न्यायाधीश मुख्य कार्य करते हैं। इसके पश्चात आपका मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो हमारे संविधान के अंदर साफ तौर पर कह दिया है कि सभी लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वे यह अधिकार है जो नागरिकों को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है मनुष्यों को अपने विकास के लिए देश का नागरिक होने के नाते हर नागरिक को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो बोलने का जो मौलिक अधिकारों वाला भाग है उसे जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधियों के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता और न ही राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म होता है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो हमारे देश का संविधान ने जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, यह 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर घोषित कर दिया था।